दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2018 का केमिस्ट्री पोर्शन का सॉल्यूशन। नीट में 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी के प्रश्न आते हैं। 1 से 45 तक फिजिक्स के और 46 से शुरू होते हैं रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री के प्रश्न। तो ये केमिस्ट्री का पहला और इस पेपर का 46वां प्रश्न है। एन यौगिकों में यानी नाइट्रोजन यौगिकों में इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का घटता हुआ सही क्रम है। तो इसमें हम देखें कि HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी। तो ये है हमारी +5 और NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या ये है +2 और NH4Cl में -3 है और नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन घनत्व जो है वो 0 है। तो अब हम इसको लगाएं बढ़ते हुए क्रम में। तो +5 सबसे बड़ा, उससे छोटा है +2 और उससे छोटा होगा 0 और सबसे छोटा होगा हमारा -3। तो यहाँ पर जो घटता हुआ क्रम होगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन संख्या होगी HNO3 की, उससे कम +2 है NO की और उससे कम 0 है N2 की और सबसे कम है NH4Cl यानी -3 की। तो सही क्रम, घटता हुआ क्रम है हमारा HNO3, NO, N2 और NH4Cl। तो सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व MF6- आयन बनाने में असमर्थ है। तो इनमें देख रहे हैं कि बोरोन जो है वो आवर्त सारणी की द्वितीय आवर्त में आता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2, 2s2 और 2p1 है। तो ये है बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संरचना जो है वो। तो इसकी संयोजकता 4 से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए क्या होगा, ये बोरोन जो है MF6F3 से क्या है, आयन नहीं बना सकता है। इसके विपरीत Al है हमारा, Ga है और In है। इनमें 3D कक्षक होते हैं, अतः ये अपनी संयोजकता 4 से अधिक दर्शा सकते हैं। तो बी ऑप्शन है जो MF6- आयन बनाने में असमर्थ है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। एरिंगम आरेख को ध्यान में रखते हुए निम्न में से कौन सी धातु का उपयोग एरोना के अपचयन में किया जा सकता है। तो इसमें हमारा जिस धातु के ऑक्साइड के गिब्स ऊर्जा का मान अधिक ऋणात्मक होता है, वो ऋणात्मक ऊर्जा वाले ऑक्साइड को अपचयित कर सकता है। जैसा कि हमारी जो मैग्नीशियम है, इसकी गिब्स ऊर्जा का मान एल्यूमिना से अधिक ऋणात्मक होता है, इसलिए ये मैग्नीशियम जो है एरोना के अपचयन में उपयोग की जा सकती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से वर्ग 13 के तत्वों में परमाणविक त्रिज्याओं का कौन सा क्रम सही है। तो समूह 13 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम हमारा यह है, डी ऑप्शन में है। बी जो है, इसका जो परमाणु त्रिज्या होती है 85 पिकोमीटर होती है, Ga की 135 और एल्यूमिनियम की 143 और In की 167, Tl की होती है 170। तो ये बढ़ता हुआ क्रम हमारा सही है परमाणु त्रिज्याओं का। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। हैलोजनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें सभी हैलोजन ऑक्सीकारक अभिकर्मक होते हैं, ये बी ऑप्शन सही है। सभी एकल क्षारीय ऑक्सी अम्ल बनाते हैं, ये भी है। क्लोरीन की सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है, तो ये बी सी डी ये तीनों कथन सही है। फ्लोरीन के अतिरिक्त सभी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, ये कथन जो है सही नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है जिसकी कोई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, ClF3 की संरचना में केंद्रीय धातु परमाणु Cl पर यानी क्लोरीन परमाणु पर एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो केंद्रीय परमाणु Cl पर यानी ClF3 की संरचना में केंद्रीय परमाणु Cl पर संयोजी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से 3 फ्लोरीन परमाणुओं के 7 इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाते हैं, जिससे 4 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं। यहाँ 3 बंध युग्म होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित अभिक्रिया श्रृंखला में मुख्य उत्पाद P, Q और R को पहचानिए। तो ये क्रिया हो रही है हमारी बेंजीन से
CH3CH2CH2Cl। तो ये हमारी अभिक्रिया हो रही है निजीकरण के साथ AlCl3 के साथ, जो बनता है हमारा क्यूमीन। और फिर क्यूमीन से ऑक्सीजन और H3O+ से क्रिया हो रही है, तो ये हमारा बनेगा फिनॉल और एसीटोन। तो ये हमारा बना है P उत्पाद है और ये Q है और ये R उत्पाद है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन में कौन सा सही है। देखें A में है वो भी गलत है, C, B और ये आया हमारा D। तो D में है, ये हमारा क्यूमीन है और ये फिनॉल और ये एसीटोन। तो D ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जीटर आयन बना सकता है? तो धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश युक्त आयन जीटर आयन कहलाता है। ये हमारा है ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन व अमीनो अम्ल है जिसमें अम्लीय यानी ऋणात्मक आवेश तथा क्षारीय यानी धनात्मक आवेश धारक दोनों होते हैं, इसलिए ग्लाइसिन जो है जीटर आयन बना सकता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तिर्यकबद्ध अथवा जालक्रम नेटवर्क बहुलकों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो बेकेलाइट एवं मेलेमाइन इसके उदाहरण है। ये कथन सत्य है। ये द्विक्रियात्मक एवं त्रिक्रियात्मक समूह के एकलकों से बनते हैं। ये भी हमारा जो कथन है वो सही है। इनमें से भिन्न रेखीय बहुलक श्रृंखलाओं के बीच सहसंयोजक आबंध होते हैं, ये भी सही है। यहाँ पर है डी ऑप्शन में इनकी बहुलक श्रृंखलाओं में प्रबल सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो ये हमारा जो है वो कथन गलत है, क्योंकि बहुलक श्रृंखलाओं में प्रबल सहसंयोजक बंध होते हैं, आबंध नहीं होते। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। 55वां सवाल है, एनिलीन का नाइट्रीकरण प्रवण अम्लीय माध्यम में करने पर एम नाइट्रो एनिलीन भी बनाता है, क्योंकि अम्लीय माध्यम में एनिलीन एलिनियम आयन के रूप में भी होती है। तो ये हमारा डी ऑप्शन है वो सही है। एमलोस एवं एमाइलोपेक्टिन में भिन्नता है। तो ये हमारा होता है एमाइलोपेक्टिन। ये अल्फा ग्लूकोज इकाइयों का शाखा श्रृंखला बहुलक है, जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयाँ C1 से C4 तक ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा श्रृंखलाबद्ध होती हैं तथा C1 से C6 ग्लाइकोसाइडिक बंधन द्वारा बंधित होती हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 2.3 ग्राम फार्मिक अम्ल तथा 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 से क्रिया कराने पर उत्सर्जित गैसीय मिश्रण को KOH के छोटे गुणों से गुजारा जाता है। तो SCP पर बचे हुए उत्पाद का भार ग्राम में कितना होगा, ये हमें पता करना है। देखते हैं। फार्मिक अम्ल से जो क्रिया होती है उसको हम पहले समझ लें। ये है हमारा फार्मिक अम्ल HCOOH। इससे H2SO4 से क्रिया करते हैं तो हमारा बनता है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। H2O जो है जल है, वो जल की मात्रा H2SO4 से द्वारा शोषित कर ली जाती है। तो ये हमारे मौलों की संख्या क्या होगी? टोटल जो इसका फार्मिक अम्ल की जो मात्रा है वो 2.3 ग्राम है और इसका अणुभार है 46। तो ये बना हमारा मोलों की संख्या 1/20। अब पानी तो जब कर लिया गया, अब इसकी मोलों की संख्या CO की होगी 1/20। अब देखते हैं ऑक्सैलिक अम्ल से क्रिया होती है, वो है COOH। इससे क्रिया होती है तो ये H2SO4 के साथ यहाँ से बनता है CO प्लस CO2 प्लस H2O। अब इसका मोलों की संख्या कितनी होगी? मोल होंगे हमारे, इसका भार है 4.5 और आणविक भार है वो है 90। तो ये भी आ गया 1/20। अब हमारे CO की जो मोलर संख्या होगी वो 1/20 होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की भी 1/20 होगी। अब हमारा जो बच रहा है वो CO बच रहा है। ये CO के मोलों की संख्या कितनी होगी? मोलों की संख्या ये 1/20
फार्मिक अम्ल में है और CO की है ऑक्जेलिक अम्ल में 1/20, तो उनको दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी 1/10। अब निकालने हम उत्पाद का भार। उत्पाद का भार कितना है? CO ये हो गया हमारा 12 और ये हो गया 16। इसका आणविक भार हो गया 28 और मोलों की संख्या होगी हमारी 10। मोलों की संख्या होगी 1/10। 10 का भाग देंगे तो 2.8 ग्राम। ये हमारा वज़न आ गया है। तो 2.8 पहले ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्साइड की सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति है? तो इनमें जो है हमारा BeO ये उभयधर्मी प्रकृति का है, अतः अम्ल तथा क्षार दोनों की बात व्यवहार करता है। MgO है वो दुर्बल क्षार है। CaO और BaO ये सारे ही प्रबल क्षार हैं। तो BeO इसकी ऑक्साइड की सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। वायुमंडल में प्रकृति व मानव क्रियाओं दोनों से निर्मित नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड साधारण प्रदूषक नहीं है? तो ये हमारा है नाइट्रस ऑक्साइड N2O और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड ये सामान्य प्रदूषक है। ये N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड ये प्राकृतिक है और ये N2O5 ये सामान्य प्रदूषक नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 60वां प्रश्न है यौगिक A की Na से यानी सोडियम से विक्रिया कराने पर वो B देता है और PCl5 के साथ विक्रिया कराने पर वह C देता है, और B और C इन दोनों की जब अभिक्रिया कराते हैं तो फिर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो ABC का क्रम क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम देखते हैं कि Na से क्रिया करता है तो B देता है और PCl5 से करता है तो C देता है। ऐसा कौन सा यौगिक है? तो ये है एथेनॉल C2H5OH। ये एथेनॉल जो है हमारा Na से क्रिया करके C2H5ONA देता है और PCl5 से क्रिया करके C2H5Cl देता है यानी एथिल क्लोराइड। अब B और C में क्रिया कराते हैं। ये हमारा B है, ये C है, C2H5ONA प्लस C2H5Cl। इससे जब क्रिया हो रही है तो NaCl बन जाता है और ये बनता है हमारा डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 प्लस NaCl। तो ये बन गया हमारा डाई एथिल ईथर। तो ये हो गया हमारा एथेनॉल। A, B और C ये बनेंगे। तो देखते हैं ऑप्शंस में। ये हमारा C2H5OH A है, C2H5ONA ये B है और C2H5Cl ये C है। तो D ऑप्शन हमारा सही है। एक यौगिक C7H8 निम्न में अभिक्रियाओं से गुजरता है। ये हमारी अभिक्रियाएं हो रही हैं C7H8 ये टॉल्यूइन है, इसकी क्रिया क्लोरीन से, ब्रोमीन से और जिंक से हो रही है। तो ये हमारा बन रहा है C उत्पाद। तो ये C जो उत्पाद लास्ट में बन रहा है वो क्या है? तो ये क्रिया हो रही है हमारी टॉल्यूइन की क्लोरीन से। ये बनता है बेंजो ट्राइक्लोराइड और फिर बेंजो ट्राइक्लोराइड से क्रिया हो रही है हमारी ब्रोमीन की, तो फिर ये बनेगा हमारा एम ब्रोमो ट्राइक्लोराइड। और उसके बाद एम ब्रोमो ट्राइक्लोराइड की क्रिया हम Zn से कराते हैं, तब ये जो बनता है वो बनेगा हमारा एम ब्रोमोटॉल्यूइन। तो ये उत्पाद बना A और ये बना है हमारा B और ये बना हमारा C। तो ये C उत्पाद है वो एम ब्रोमोटॉल्यूइन है। तो ये C ऑप्शन में है एम ब्रोमोटॉल्यूइन, तो C ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में दिया है हाइड्रोकार्बन A, कोई हाइड्रोकार्बन है जिसे A से प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर, ब्रोमीन से प्रतिस्थापन द्वारा अभिक्रिया करके एक एल्किल ब्रोमाइड देता है जो कि बोर्ड से अभिक्रिया द्वारा गैसीय हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित होता है जिससे कि 4 से कम कार्बन परमाणु है। तो A क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन CH4
ये अगर हमारा Br यानी Br2 ब्रोमीन से क्रिया करता है तो ये CH3Br ये बनाता है हमारा एल्किल ब्रोमाइड बन गया है। अब ये क्रिया करता है एल्किल ब्रोमाइड, इसकी ब्रोटोस अभिक्रिया द्वारा Na शुष्क ईथर से क्रिया कराई जा रही है तो ये देता है CH3CH3। ये है हमारा गैसीय हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ ए पूछा गया है तो ए है CH4, तो CH4 हमारा डी ऑप्शन में है तो डी ही ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस अणु में बाएं से दाएं के परमाणुओं में sp2 sp2 sp sp संस्करण दर्शाया जाता है? तो यहाँ ए बी सी डी में देखते हैं तो ये sp2 संस्करण है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। तो ये तो नहीं है। हमारा बी में देखें CH2 डबल बॉन्ड C है तो यहाँ भी sp2 संस्करण दर्शाएगा, ये भी sp2 संस्करण दर्शाएगा। यहाँ पर C से ट्रिपल बॉन्ड है CH है तो ये हमारा sp और sp संस्करण दर्शाता है तो बी ऑप्शन ही हमारा सही है। इसमें हमारे sp2 sp2 sp sp संस्करण दर्शाया गया है। यह है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोधनाइन सर्वाधिक स्थायी अपेक्षित है? तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें चारों ही ऑप्शन में NO2 ग्रुप लगा हुआ है। तो NO2 एक इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह है तथा I प्रभाव प्रदर्शित करता है। कार्बन के धनायन आवेश की दूरी कम होने के साथ साथ यह प्रभाव बढ़ता जाता है, अतः कार्बन धनायन का स्थायित्व भी कम होता जाता है। तो जितनी दूरी हमारी ज़्यादा होगी कार्बन धनायन से उतनी स्थायित्व अधिक होगा। तो इसमें देख रहे हैं इसमें और इसमें और इसमें दूरी इसके हिसाब से कम है तो ये ही हमारा जो है अधिक स्थायी है यानी सर्वाधिक स्थायी होगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतिस्थापकों के -I प्रभाव के संदर्भ में कौन सा सही है? यहाँ पर R दिया है OR NR2 NR2, ये हमारे R जो है वो एल्किल समूह है। तो यहाँ देखें NR2 यहाँ पर है OR और F, -I प्रवाह है वो कार्बन परमाणु से संलग्न प्रतिस्थापी -I प्रवाह इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। तो जितनी हमारी N है O है और F है इसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता पर निर्भर करेगा, जिसकी ज़्यादा होगी उसका ही हमारा जो -I प्रभाव है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ N की जो इलेक्ट्रॉन विद्युता है 3.0 है और O की होती है वो 3.5 होती है और F की है वो 4.0। तो इसमें देख रहे हैं सबसे अधिक हमारी है F की, तो ये सबसे अधिक है इससे, और सबसे कम है वो N की है। तो ये होगी NR2 इज़ लेस देन OR और लेस देन F। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम, इसमें NR इज़ लेस देन OR लेस देन F, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। इस अभिक्रिया में सम्मिलित इलेक्ट्रोस्नेही है, ये हमारी क्रिया हो रही है। तो ये अभिक्रिया राइमर टाइमन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। इसमें डाइक्लोरोकार्बिन, ये डी ऑप्शन में दिया गया है, डाइक्लोरोकार्बिन ये हमारा इलेक्ट्रोस्नेही है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में है, कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइडों, कीटोनों तथा यहाँ तक कि एल्कोहलों से उच्चतर होते हैं। ये किसके कारण होता है? कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक जो है वो एल्डिहाइडों, कीटोनों यहाँ तक कि एल्कोहलों से भी उच्चतर होता है, क्योंकि इनका जल के साथ अंतराणविक हाइड्रोजन बंध इस सीमा तक पृथक होता है कि इनके अणु सगुणित अवस्थाएं पाए जाते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों का अधिक संगठन वान डेर वाल्स आकर्षण द्वारा, ये सही नहीं है। कार्बोक्सिलेट आयन बनने से, ये भी नहीं है। अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बनने से, ये जो है इनका क्वथनांक अधिक होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। एक यौगिक ए है वो
C8H10O जो कि NaOI Y की अभिक्रिया NaOH से करके बनाया गया है। Y की और NaOH की अभिक्रिया करके से अभिक्रिया करके लाक्षणिक बंध वाला पीला अवक्षेप देता है। तो A और Y क्रमशः क्या हैं, यानी यौगिक A क्या है और Y यौगिक क्या है जो NaOH से क्रिया करके बनाया जाता है। NaOH I2 से क्रिया करके NaOI बनाता है प्लस NaI प्लस H2O, ये हमारी अभिक्रिया होती है। तो NaOI ये बन रहा है हमारा NaOH और I2 की अभिक्रिया करके, तो ये हमारा Y है। I2 क्या है? Y। तो देखें I2 ये I2 तो सारे ही ऑप्शंस में है, तो A और पता कर लेते हैं। तो Y तो ये हो गया। अब हमारा दूसरा जो A है वो क्या है? तो ये हम जानते हैं CHCH3 ये है हमारा OH, ये NaOI से क्रिया करके ये देता है CONa, ये प्लस है ये माइनस है और ये डबल बॉन्ड प्लस CHI3 ये हमारा है जो पीला अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। ये पीला अवक्षेप आयोडोफार्म का प्राप्त होता है। तो ये जो हमारा A आया है वो है एसिटोफिनोन और Y आया है वो आयोडीन है। तो देखते हैं ऑप्शंस में, ये है CHCH3OH, ये एसिटोफिनोन है और I2, तो A ऑप्शन हमारा सही है। ये कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड दिए गए हैं। कॉलम फर्स्ट में दिए गए धातु आयनों को कॉलम सेकंड में दिए गए आयनों के चक्रण चुंबकीय गुणों से मिलाइए तथा सही संकेत को निर्दिष्ट कीजिए। तो ये है हमारा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण बराबर √n × n+2, जहाँ n जो है वो d कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। अब देखते हैं ये जो हमारे धातु आयन हैं इनके d कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, वही हम n की वैल्यू यहाँ लगा के सारे हम निकाल लेंगे। देखते हैं अब। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन विन्यास, ये कोबाल्ट धातु आयन है, इस पर +3 चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा Ar3d⁶, यानी इस पर d कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ क्रोमियम में 3d पर क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है और आयरन में 5 इलेक्ट्रॉन है d कक्षक में और Ni में 8 इलेक्ट्रॉन है d कक्षक में। अब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो d कक्षक में हमने देख ली इलेक्ट्रॉन विन्यास से। तो अब देखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जो है कोबाल्ट में। तो जानते हैं हम d कक्षक में 5 उपकक्ष होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें प्रवेश करते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे सभी। अब छठा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फिर पहले इलेक्ट्रॉन का युग्म बना लेगा। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? 4। इसमें अयुग्मित होंगे 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हम n की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें 4 है, इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 2 3 बनाएंगे तो तीनों अयुग्मित होंगे, तो यहाँ 3 होगा। इसमें 5 हैं तो पाँचों ही अयुग्मित होंगे, एक एक करके इसमें प्रवेश करेंगे तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, यानी n की वैल्यू 5 होगी। इसमें 8 है तो 5 तो ये हो जाएंगे, छठा यहाँ जाएगा, 7वां ये और 8वां ये आएगा। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। अब n की वैल्यू हमारे पास है, इन n की वैल्यूज़ को हम इस सूत्र में फिट कर दें तो फिर हम देखेंगे कोबाल्ट के लिए म्यू की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू 4 है, 4 × 4 + 2 ये हो जाएगा रूट के अंदर 4 6 24। क्रोमियम के लिए u की वैल्यू यानी चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, n की वैल्यू हमने देख ली 3 है तो 3 3 + 2 5 दिया √15। अब Fe के लिए म्यू की वैल्यू आएगी
इसमें 5 हैं इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, तो 5 + 5 धन 2, ये हो जाएगा 7 पंजे 35। इसी तरीके से Ni के लिए म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसमें Ni में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये हो जाएगा 2, 2 + 2, 2 2 4, 2 × 8। तो ये हमारी आ गई है। अब इसमें हमें मिलान करना है। तो कोबाल्ट की है √24, तो √24 है 4। क्रोमियम की है √15, तो ये हमारा √15 है, तो क्रोमियम होगा 5 में √15। Fe की है हमारी √35, तो ये है Fe दूसरे के सामने आएगा, और Ni की है √8, तो Ni के सामने √8 आएगा ये। तो देखते हैं आगे ऑप्शंस में किसका किससे मिलान है। ये है हमारा A के सामने 4, B 5 क्रोमियम, C 2 और D Ni 1, तो C ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आयन डी संक्रमण दर्शाता है तथा साथ ही अनुचुंबकत्व भी है। तो इसमें देख रहे हैं कि अनुचुंबकीय वे संकर यौगिक हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि युग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। तो इन चारों में देखते हैं कि MnO4 जिसपे -2 चार्ज है, इसमें Mn जो दर्शाएगा वो +6 ऑक्सीकरण संख्या से दर्शा रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होगा वो Ar3D1, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन D कक्षक में होगा और ये जो है अयुग्मित होगा, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें स्थित है, अतः ये डी संक्रमण दर्शाएगा। और चूंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए यह अनुचुंबकत्व भी प्रदर्शित करेगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। आयरन कार्बोनिल FeCO5 है, तो ये हमारा त्रिकेंद्रक, एकेंद्रक, चतुष्फलक या द्विकेंद्रक है, तो ये हमें देखना है। आयरन कार्बोनिल यानी FeCO5 ये जो है वो स्थायी आयन है, क्योंकि इसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु स्थित है, तो ये इस तरीके से प्रदर्शित करेगा। इसमें ये जो है एक नाभिकीय कहलाएगा, तो यहाँ एक केंद्रक यानी बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है संकुल COCl2 in 2 यानी द्वारा प्रदर्शित समवायता का प्रकार है। तो वे समस्थानिक जिनमें केंद्रीय धातु या आयन की प्रत्येक परमाणु या लिगेंड विभिन्न स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ज्यामितीय समवायता कहलाती है। चूंकि COCl2 में कोबाल्ट की समन्वय संख्या 6 है एवं ज्यामितीय स्फटिक की है, तो ये हमारी ज्यामितीय समवायता कहलाएगी, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 73वां प्रश्न है NiCO4 संकुल की ज्यामितीय एवं चुंबकीय गुण है। तो sp3 संकर्ण युक्त संकर चतुष्फलकीय होते हैं, D कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो CO ये क्योंकि एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है और ये Ni के द्वियुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देता है, अतः NiCO4 प्रतिचुंबकीय है तथा ज्यामिति जो है इसकी चतुष्फलकीय है। तो चतुष्फलकीय ज्यामिति और प्रतिचुंबकीय, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। निम्नलिखित विलयनों को NaOH एवं HCl की भिन्न भिन्न सांद्रताओं एवं आयतनों के मिश्रण से बनाया गया है। तो ये हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये मिश्रण बनाए गए हैं। तो देखते हैं इसमें सवाल क्या है। सवाल है ये, इनमें से किसका pH यानी pH वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो इनकी pH वैल्यू निकाल लेते हैं। तो pH वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले तुल्यांक निकालेंगे। तुल्यांक जो होगा वो इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 और ये आ जाएगा 4 और 6 10 हो जाएगा। शेष HCl निकालेंगे तो 2 बचेगा।
टोटल इनका 100 है, तो ये हो जाएगा 1/2/100। तो ये नहीं होगा, ये गलत है। और 55/45 ये भी गलत है। तीसरे के निकालते हैं। इसमें HCl के 75 मिलीलीटर में जो मोलटी है वो m/5 है, तो ये आ जाएगा 75 × 1/5। तो 5 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 15। और NaOH का निकालें मिली तुल्यांक, तो ये है हमारा 25 ml और इसकी मोलटी है m/5, तो 1/5 हो जाएगा 555। अब इसमें शेष HCl कितना बचेगा? 5 तो इसमें इस्तेमाल हो गया NaOH के साथ, शेष HCl बचेगा वो 15 - 5, ये आ जाएगा 10 ml। टोटल जो विलयन का आयतन है वो है 75 HCl और 25 NaOH, ये हो जाएगा 100 ml। तो जो परीक्षण मिश्रण है इसमें H+ की मोलरता कितनी होगी? हमारा जो शेष HCl बचा है 10 है और टोटल जो मिलियन का आयतन है वो 100 है, तो 0 0 कट गया, ये आ जाएगी 1/10। और हम जानते हैं कि pH वैल्यू होती है वो होती है log 1/H+ की मोलरता, तो ये आ जाएगा log, ये है 1/10 H+ की मोलरता, तो log 1/1/10, 10 ऊपर आ जाएंगे तो log 10, और log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो pH की वैल्यू 1 के बराबर आ गई है, तो ये 1 के बराबर आई है तीसरा जो मिश्रण है उसकी। तो इसमें देखें ऑप्शंस में तीसरा जो विलयन दिया है वो D ऑप्शन में है, तो D ऑप्शन ही हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गुण पर आयन की स्कंदन क्षमता निर्भर करती है? तो आयन की अवक्षेपण क्षमता आयन पर स्थित आवेश के चिन्ह तथा परिणाम दोनों पर निर्भर करती है। तो आयन की स्कंदन क्षमता आयन के आवेश परिमाण एवं आवेश चिन्ह दोनों पर ही निर्भर करती है। इस घटना का वर्णन हार्ट्जी सुलझोद्यम द्वारा किया जाता है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। NH3H2O2 तथा CO2 के लिए वान डेर वाल स्थिरांक क्रमशः 4.17, 0.244, 1.36 एवं 3.59 दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे आसानी से द्रवीभूत हो जाती है? तो ये है हमारा वान डेर वाल समीकरण। इसमें ए जो है वो वान डेर वाल स्थिरांक है, तो ए की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वही गैस आसानी से द्रवीभूत हो सकती है। तो ए की वैल्यू देख रहे हैं हम, NH3 की सबसे अधिक है इन चारों में देखें, तो फिर NH3 गैस जो है वो सबसे आसानी से द्रवीभूत हो जाती है, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन हमारा सही होगा। यह BaSO4 की 298 केल्विन पर जल में विलेयता 2.42 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर है। विलेयता गुणनफल Ksp का मान हमें निकालना है, कितना होगा, जबकि BaSO4 की मोलर द्रव्यमान जो है वो 233 ग्राम प्रति मोल है। तो देखें सॉल्व करके, इसमें दिया गया है BaSO4 की जल में विलेयता 2.42 × 10⁻³ G यानी ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितने ग्राम BaSO4 घुला हुआ है। अब मोलर द्रव्यमान भी दिया गया है, BaSO4 का मोलर द्रव्यमान 233 ग्राम पर मोल। अब हमें निकालना है विलेयता गुणनफल Ksp, ये बराबर होगा BaSO4 की विलेयताओं का गुणनफल, तो ये हो जाएगा S²। अब हम निकाल लेते हैं BaSO4 की विलेयता, ये होगी हमारे 2.42 × 10⁻³ बटे मोलर द्रव्यमान 233, इसको डिवाइड किया, ये आ रहा है 1.04 × 10⁻⁵। ये हमारी S आ गई है। इस S की वैल्यू
इसमें लगा दें समीकरण, इससे फर्स्ट मान लिया जाता था, तो विलेयता गुणनफल Sp बराबर आ जाएगा 1.04 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व किया गया है, ये आया है 1.08 इंटू 10⁻10। ऑप्शन सी में है 1.08 इंटू 10⁻10 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न में दे रहे हैं कि किस स्थिति में जल के अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो यहाँ पर दे रहे हैं A1 ATM एवं 273 केल्विन पर 0.00224 लीटर जल वाष्प के लिए, 0.18 ग्राम जल के लिए, 18 मिलीलीटर जल के लिए और 10⁻³ मोल जल के लिए। तो इसमें अणुओं की संख्या अधिकतम किस में होगी, तो मोल जिसमें ज़्यादा होंगे, मोलों की संख्या निकाल लें, तो मोल जिसमें ज़्यादा होंगे उसी में अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर 18 मिलीलीटर जल है, तो इसमें मोलों की संख्या कितनी होगी, 18 बट्टे जल का जो आणविक द्रव्यमान होता है 18 होता है, तो ये हो गया 1 मोल। यहाँ पर पॉइंट में है, ये भी पॉइंट में है, ये भी पॉइंट में है, तो ये पॉइंट में होगा। पूरा जो एक आ रहा है वो तीसरे ऑप्शन में आ रहा है 18 मिलीलीटर जल के लिए, तो ये 1 मोल में अणुओं की संख्या अधिकतम होगी 1 से कम मोल के मुकाबले में, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रथम कोटि एवं द्वितीय कोटि अभिक्रियाओं में सही विभिन्नता है। तो बी ऑप्शन में दिया गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ये सही है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है CaH2 BeH2 और BaH2 में आयनिक प्रकृति का सही क्रम क्या होगा। तो फैजान्स नियमानुसार यौगिक जिनमें छोटा धनायन तथा बड़ा ऋणायन, धनायन या ऋणायन पर अधिक आवेश होता है, वो अधिक से संयोजक गुण प्रदर्शित करता है। यदि इसके विपरीत होता है तो आयनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। इसमें देख रहे हैं कि धनायन का जो आकार होगा वो होगा Be का छोटा होगा सबसे, उससे बड़ा होगा Ca++ का और सबसे बड़ा होगा Ba++ का। तो इस हिसाब से आयनिक प्रकृति का सही क्रम भी ये होगा हमारा BeH2 CaH2 और सबसे बड़ा होगा BaH2। तो देखते हैं इसमें सी ऑप्शन में है BeH2 से बड़ा CH2 और सबसे बड़ा BaH2, तो सी ऑप्शन ही हमारा सही है। 81वां प्रश्न है नीचे दिए गए आरेख में ब्रोमीन की अक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन को विभिन्न विद्युद्वाहक बल मानों पर दर्शाया गया है। ये हमारे विद्युद्वाहक बल दिए गए हैं। कौन सी स्पीसीज असमानुपातन को प्रदर्शित है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक ही स्पीसीज का ऑक्सीकरण तथा अपचयन होता है असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें HBRO असमानुपातन अभिक्रिया दर्शाता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया, ये हमारे 2MnO4 माइनस चार्ज है, 16 C2H4 -2 चार्ज प्लस H+, तो ये बराबर है 2MnCO2H2 ये बन रहा है। संतुलित समीकरण के लिए अभिकारकों के सही गुणांक इसमें क्या होंगे, तो ये है संतुलित समीकरण के लिए, ये समीकरण जो दिया गया है वो संतुलित नहीं है, तो हम इसको संतुलित कैसे करेंगे। तो ये हमारी दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया, तो यहाँ पर 2 16 ये दिए गए हैं या 2 दिए गए हैं, ये हमारी जो है संतुलित नहीं है, इसलिए इनको हम छोड़ देते हैं। हम पहले से संतुलित करते हैं। सी और Mn की देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में कितनी परिवर्तन हो रहा है। तो Mn की यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +7 और यहाँ पर है +2, तो यहाँ से +7 से +2 कैसे रह गई कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हमारे Mn ने। और इसी तरीके से कार्बन की देखें तो यहाँ पर कार्बन की जो ऑक्सीकरण संख्या है यहाँ पर है 6
और बराबर में पहुंचने बाद यहाँ पर कार्बन की अक्षर संख्या +8 है, तो यहाँ पर +8 हो गई, यानी यहाँ से इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। तो 2 इसका जो 5 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए हैं और इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो इनमें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का इसमें आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएंगे, C2O4 + H+, यहाँ पर 2Mn है, यहाँ पर 2Mn हो जाएंगे, 5 दूनी 10, यहाँ कार्बन के परमाणु 10 हो गए, तो यहाँ भी 10 हो जाएंगे, CO2। अब देखते हैं हाइड्रोजन के परमाणु बराबर करते हैं, ये दोनों बराबर हो चुके हैं मैंगनीज और कार्बन के। यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु हो गए 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 8 28, और यहाँ हो गए 10 दूनी 20, तो 8 अभी और चाहिए ऑक्सीजन के, तो ये हो जाएगा 8H2O। अब 8 दूनी 16 हो गए H के, तो इधर भी हमारे H क्या होंगे, 16 होंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं MnO4 ये 2 हैं, कार्बन के C2O4- ये 5 हैं और 16H+, ये गुणांक हमारे आ गए 2, 5 और 16। तो ऑप्शंस में देखें सही गुणांक हैं 2, 5, 16, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी दशा अधिकतम उत्पाद निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें निम्न ताप और उच्च दाब ये अधिकतम उत्पाद निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। जब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को दुगना किया जाता है तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल क्या तिगुना, आधा, दुगना, अपवर्तित, ये क्या होगा? तो हम देखते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल यानी T½ बराबर होता है प्रारंभिक सांद्रता अपॉन 2K। तो इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा अर्ध आयुकाल है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रारंभिक सांद्रता के। तो अगर प्रारंभिक सांद्रता को दुगना किया जाएगा तो फिर अर्ध आयु भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो देखें इसमें अर्ध आयुकाल दोगुना होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। X2, Y2 और XY की आवंत वियोजन ऊर्जाओं का अनुपात दिया गया है 1:1/2:1 है। XY के निर्माण की एंथैल्पी ΔH जो है -200 किलो जूल पर मोल है। X2 की आवंत वियोजन ऊर्जा होगी। तो इसमें देख रहे हैं कि वियोजन ऊर्जाओं का अनुपात दिया गया है, तो मान लेते हैं वियोजन ऊर्जा ये हमारी X2 की वियोजन ऊर्जा 1A यानी A मान लेते हैं, और Y2 की हो जाएगी फिर 0.5A और XY की हो जाएगी A। इसको हम हाफ भी लिख सकते हैं 1/2 यानी 0.5 को, तो ये A/2 हो जाएगी। तो फिर XY के लिए हम देख रहे हैं कि हाफ X2 प्लस हाफ Y2 ये हमारी बनेगा उत्पाद XY। तो फिर अब हमारी जो एंथैल्पी है ΔH बराबर दिया जाता है सिग्मा बैंड एनर्जी, ये है अभिकारकों की, माइनस सिग्मा बैंड एनर्जी उत्पादकों की। तो इसमें निकाल लेते हैं कि इसका जो अणु है 1/2, इसका हमारा दिया गया है अनुपात X2 की हमने मानी थी A, तो ये A हो गई, प्लस हाफ Y2 की हमारी 1/2 A/2 है मानी हमने, अनुपात दिया है इसलिए, तो A/2 ये हमारी प्लस हो जाएगी, माइनस उत्पाद की बंद एनर्जी। उत्पाद एक अणु है तो 1 गुणा A। ये देखते हैं A/2 प्लस A/4 हो गया माइनस A, इसको हम जोड़ लेते हैं, हर बराबर करने हैं, तो 2 ये हो जाएगा 3A/4 माइनस 4A/4, इससे कर लें
तो ये आ जाएगी -A/4। ये हमारी है डेल एच यानी एंथैल्पी, और एंथैल्पी दी गई है -200। तो यह जाएगी -200 बराबर -A/4, मास कैंसिल, ए बराबर आ गई 4 दूनी 8, 800 आ गई है। हमें x2 की आवंत वियोजन ऊर्जा निकालना है, और x2 की आवंत वियोजन ऊर्जा ए मानी थी, और ए ही की वैल्यू हमारी आ गई है 800। तो यही हमारी वंदन ऊर्जा वियोजन ऊर्जा होगी x2 की। तो ये आ जाएगी 800 किलो जूल प्रति मोल। तो देखते हैं इसमें ए ही ऑप्शन में है 800 किलो जूल पर मोल, तो ए ऑप्शन इसका सही है। आदर्श गैस समीकरण में संशोधन गुणांक ए संबंधित है, तो ये संबंधित है गैस अणुओं के मध्य आकर्षण बलों से, तो डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित स्पीशीज पर विचार कीजिए, Cn प्लस Cn- चार्ज NO तथा Cn, इनमें से किसकी उच्चतम आवंत कोटि है? तो इसमें उच्चतम आवंत कोटि हमारी Cn- की है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। 88वें प्रश्न देखा, मैग्नीशियम एक तत्व X से अभिक्रिया करके एक आयन यौगिक बनाता है। यदि X का निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 है, तो इस यौगिक का सामान्य सूत्र होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो X का है, तो X की जो संयोजकता होगी वो 3 होगी, और Mg की संयोजकता हमारी 2 होती है, तो 3 जो है आ जाएगा Mg पे, और 2 आ जाएगा X2 पे। तो ये हमारा जो यौगिक का सामान्य सूत्र होगा वो Mg3x2 होगा, तो डी ऑप्शन इसका सही है। आयरन की कमरे के ताप पर BCC संरचना होती है, 900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर यह FCC संरचना में परिवर्तित हो जाती है। आयरन के कमरे के ताप पर घनत्व का 900 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर घनत्व के अनुपात कितना होगा? तो हम देख रहे हैं एक एक कोष्ठिका का घनत्व जो दिया जाता है वो है D बराबर Z इंटू M/NA इंटू AQ, जहाँ Z जो है एक एक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणु की संख्या है, M मोलर द्रव्यमान और Na अवोगाद्रो संख्या, और एक जो है किनारा है कोष्ठिका का, तो AQ कोष्ठिका क्या होगा? आयतन हो जाएगा। अब हमें निकालना है D जो घनत्व है एक एक कोष्ठिका का, वो कक्ष ताप पर और 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कक्ष ताप पर संरचना होती है BCC, और 900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर FCC संरचना हो जाती है। तो फिर हम निकाल लेते हैं Zm/Na इंटू AQ अपॉन Zm/Na इंटू AQ। अब यहाँ पर FCC संरचना के लिए Z की वैल्यू 4 होगी, और M हमारा कांस्टेंट है, Na भी कांस्टेंट है। अब A की वैल्यू हम और निकाल लें, तो यहाँ A की वैल्यू लगा देंगे। अब यहाँ पर खाली है, Z की वैल्यू FCC के लिए 2, M कांस्टेंट और Na कांस्टेंट। यहाँ पर अगर A1 क्यू मान है तो ये A2 क्यू मान लेते हैं, तो यहाँ से 2 जो कट जाएंगे, 2 दूनी 4, M से M कट जाएगा, Na से Na कट जाएगा। अब जो बचेगा वो बचेगा ये AQ ऊपर पहुँच जाएंगे 2A2Q अपॉन A1Q। अब A2 और A1 निकाल लें, वही वैल्यू रख देंगे तभी हमारा आंसर आएगा। तो BCC संरचना के लिए हम A1 मान लेते हैं, तो A1 हमारी क्या होगी? √3/4 A1, ये हो जाएगी हमारी R यानी त्रिज्या, तो A1 बराबर आ जाएगा 4R/√3। और FCC संरचना के लिए A2/2√2, ये हमें याद रखना है, ये बराबर R होगी, और यहाँ से A2 आ जाएगा 2√2R।
तो इन दोनों की वैल्यू हम लगा देते हैं A1 और A2 की। तो यहाँ पर A2 की वैल्यू है 2√2r इस पे घात 3 बटे A1 की वैल्यू है 4r/√3 इस पे घात 3। इसको सॉल्व कर लें तब हमारा आंसर आ जाएगा और ये आंसर आ रहा है 3/4√3/2। तो देखते हैं 3/4√3/2, तो ए ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये प्रश्न है 90वां प्रश्न, 45 फिजिक्स की और 45 केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का मिला के 90वां प्रश्न है और केमिस्ट्री का लास्ट प्रश्न है और इसके बाद बायोलॉजी के होंगे। तो इससे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन देखते हैं हम। एक कक्षक 3 क्वांटम संख्याओं में निर्दिष्ट है, जबकि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 4 क्वांटम संख्याओं में निर्दिष्ट होता है, ये भी सही है। एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कुल कक्षक कोणीय संवेग 0 के बराबर है, ये भी सही है। DZ के लिए m का मान 0, ये भी सही है। तो एक ऑप्शन ए में देखें, n परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 1s2, ये तो सही है। 2p1 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 XYZ में ये जो चक्रण है इनका ये विपरीत है, जबकि हुंड के नियम के अनुसार किसी उपकोष के कक्षकों के इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं बनाते जब तक कि उसके प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता है। अब ये तो युग्म बन गया, ये युग्म बन गया, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये भी सही है। अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब तक हैं इनका जो चक्रण है वो एक ही दिशा में होगा, ये दोनों एक ही दिशा में। ये तीसरा जो इलेक्ट्रॉन इसका चक्रण विपरीत दिशा में आ गया इसके अतिरिक्त, तो ये कथन जो है वो असत्य है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।